आपने कभी ना कभी वीडियो कन्वर्टर एप्लीकेशंस का यूज़ किया होगा। MP4 को आपने MKV में, MKV को MP4 में, MP4 को MP3 में, इस तरीके से फॉर्मेट्स को आपने चेंज किया होगा। जनरली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का आपने उपयोग किया होगा। इस वीडियो में हम वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं जिसमें हम नोड एज अ सर्वर यूज़ करेंगे, वेब सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि रियल टाइम डेटा का ट्रांसफ़र हम कर सकें फ्रंट एंड के पास। फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं React.js और साथ ही साथ यूजर इंटरफेस कंट्रोल करने के लिए हम टेलविंड CSS का इस्तेमाल करेंगे और एक फुल फीचर्ड वीडियो कन्वर्टर वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम इसको डिप्लॉय करना भी सीखेंगे फ्री में क्लाउड सर्वर पे। वेब सॉकेट का क्या इंपॉर्टेंस है आज के समय में और इस एप्लीकेशन में वेब सॉकेट को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है वो आपको आगे पता चलेगा। अभी आपको मेरे स्क्रीन पे यूजर इंटरफेस दिख रहा होगा कि कैसा एप्लीकेशन हम बिल्ड करने वाले हैं, उसका UI कैसा होगा। और हाँ, एक ही प्रोजेक्ट में हम रिएक्ट और नोड दोनों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो कुछ खास सीखने को मिलेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ये बिगिनर के लिए नहीं है, आपको रिएक्ट और नोड की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ओके, चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बिल्ड कर सकते हैं। भले ही आपको रिएक्ट नोड नहीं आता हो, जावास्क्रिप्ट तो एटलीस्ट आता होगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप भी करो। अपने PC पे अपने आप हो जाएगा, बन जाएगा आपसे भी। और पहले PC सेटअप करना होगा अगर आप पहली बार रिएक्ट नोड पे काम करने वाले हो ना, तो उसके लिए देखिए गौर से ब्राउज़र में जाइएगा और Node.js सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिएगा। सर्च कर लीजिएगा Node.js, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और LTS वर्जन आपको दिख रहा है ना 2011, जिसके पहले LTS लिखा हो यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस होता है। इंस्टॉल कीजिएगा ना तो इस तरीके से Node.js दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेफ लोकेशन पे प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने वीडियो-कन्वर्टर इस नाम से प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट किया। अब आ जाइएगा VS कोड में, फाइल ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस और यहाँ से चूज़ कर लीजिए वीडियो कन्वर्टर को। इसमें दोनों एप्लीकेशंस को बनाएंगे और रिएक्ट का अलग बनाएंगे और फिर नोड का एप्लीकेशन अलग बनाएंगे। नोड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सर्वर का काम कर सके, और रिएक्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम फ्रंट एंड यानी कि यूजर इंटरफेस का काम कर सके। पहले रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लीजिएगा तो VS कोड में टर्मिनल खुल जाएगा। रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, कमांड राइट कीजिएगा npx क्रिएट -react -app। मैंने प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर दिया UI, ठीक है। इसमें वीडियो कन्वर्टर का यूजर इंटरफेस होगा इसलिए मैंने ये नाम डिफाइन कर दिया। ओके, जब तक ये क्रिएट हो रहा है टेलविंड CSS की वेबसाइट पे आइए, क्योंकि रिएक्ट में हम सेटअप करेंगे टेलविंड CSS का ताकि यूजर इंटरफेस जल्द से जल्द हम बना सके। तो tailwindcss.com खोलिएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, फ्रेमवर्क गाइड्स को चूज़ करेंगे, पहले इंस्टॉल करना होगा और क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। पहला कमांड छोड़ देंगे, सेकेंड कमांड यहाँ से कॉपी कीजिए ताकि आप सेटअप कर सको अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। कॉपी हो जाने के बाद वेट कीजिएगा, ये हो क्या होगा उसके बाद हम टेलविंड का सेटअप करेंगे। ये तो रिएक्ट प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले इसको होने देते हैं। और क्या आप इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीखना चाहोगे कमेंट कीजिए, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिखाते हैं आपको, ठीक है। जनरली आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीखा होगा, यूज़ किया होगा वीडियो कन्वर्टर के लिए, टोटल वीडियो कन्वर्टर और भी कई सारे हैं। नॉर्मली आप उसको PC में इंस्टॉल करते हो फिर आप यूज़ कर पाते हो। क्या आपको सीखना है इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो बताइए, सिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब UI फोल्डर को ब्राउज़ कर लीजिएगा, राइट करेंगे CD UI। तो ऐसा करने से यूजर इंटरफेस यानी कि रिएक्ट वाला जो सोर्स कोड का डायरेक्टरी है ना वो एक्सेस हो गया। अब इसमें टेलविंड का सेटअप कीजिए, तो ये कमांड फर्स्ट कमांड कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे ताकि टेलविंड इंस्टॉल हो जाए। ओके, इसके बाद सेकेंड कमांड कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, हो गया। ऐसा करने से एक टेलविंड config.js फाइल बनेगा। इसमें बताते हैं कि टेलविंड आपके फोल्डर में कहाँ पे काम करेगा, रिएक्ट प्रोजेक्ट में किस किस फोल्डर में टेलविंड का क्लास काम करेगा। तो हम अपना सारा सोर्स कोड रखने वाले हैं SRC में, तो डिफाइन कर देंगे कि SRC में कहीं पे भी टेलविंड का क्लास इस्तेमाल करते तो वो काम करे। उसका हिंट यहीं दिख जाएगा आपको,
नीचे में टेलविंड की वेबसाइट पे कॉपी कर लीजिए कंटेंट के अंदर के कोड का, और ये रहा कंटेंट ऐड है, इसमें एंटर प्रेस करके पेस्ट कर दीजिएगा। इसका मतलब होगा कि SRC फोल्डर में जो भी फाइल होगा जिसका एक्सटेंशन कोड GSX TSX होगा, उन सब में टेलविंड का क्लास काम करेगा। सेव करके कट कर लीजिए। अगला सेटअप, इसको कॉपी कीजिए, इसको ग्लोबल CSS में पास करना है आपको। मतलब इसको कॉपी कर लेंगे और पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन का जो एक मेन CSS फाइल होता है वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो SRC में जाइए, index.css, ये मेन CSS फाइल, इसमें कोई भी कोड लिखिएगा ना तो पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन में काम करेगा CSS का। यहाँ पेस्ट कर दीजिए। हो गया टेलविंड का सेटअप। एक बार मतलब जब सेटअप हो जाए ना तो रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करेंगे सेटअप होने के बाद ही। तो देखिए UI यहाँ पे खुला हुआ होना चाहिए, UI फोल्डर रिएक्ट एप्लीकेशन का है। कमांड राइट कीजिए npm स्टार्ट। ऐसा करने से रिएक्ट एप्लीकेशन जो है ना कंपाइल होगा और आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा। वेट करते हैं, देखिए ओपन हो रहा है, थोड़ी देर का वेट कीजिए। अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये टाइम लेगा। ठीक है, ओपन हो गया। डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस ऐसा दिखा। ये यूजर इंटरफेस app.js से आता है, तो इसको मिटाइए। हम यहीं पे अपना यूजर इंटरफेस तैयार करेंगे वीडियो एडिटिंग के लिए, सॉरी वीडियो कन्वर्ट करने के लिए। तो एक कंपोनेंट क्रिएट कर लीजिएगा ऐप के नाम से, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। आपको आना चाहिए रिएक्ट, तभी ये सब चीज़ आप समझ पाओगे। डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद। चेक करते हैं कि टेलविंड काम कर रहा है कि नहीं। तो रिएक्ट में ना क्लास एट्रीब्यूट नहीं लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। और जो टैग में आप इस्तेमाल करोगे ना, जनरली HTML के शब्द में उसको एट्रीब्यूट आप कहते हो ना, यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी कहिएगा। जैसे आप ID लगाओगे, क्लास लगाओगे, तो वो एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे, रिएक्ट के शब्द में उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए। तो BG रेड 500 मैंने डिफ़ाइन किया, नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका कुछ हाइट नहीं है। तो हाइट डिफाइन कर दीजिएगा h-screen, इसका मतलब 100 VH हाइट सेट हो जाएगा। हो गया हाइट सेट। ठीक है, मतलब टेलविंड काम कर रहा है, देख रहे हैं ना, मैंने कलर चेंज किया है तो कलर चेंज हो गया। ओके, थोड़ा सा गहरा कलर कीजिए। तो मैंने 600 कर दिया, और गहरा कलर हो जाएगा। H1 का इस्तेमाल कीजिए और राइट कर दीजिएगा वीडियो कन्वर्टर। ऐसा दिखा। तो ऐसा कीजिए, एक डिव से बंद कीजिए इस तरीके से, और ये जो डिव है ना डायरेक्टली इसको सेंटर में फिट कर देंगे फ्लेक्स की सहायता से। तो फ्लेक्स पास किया मैंने, आइटम सेंटर, इसका मतलब वर्टिकली सेंटर में आएगा, वर्टिकल यानी कि लंबाई में। अब हॉरिजॉन्टल सेंटर में फिट कर दीजिए, तो जस्टिफाई हाइफन सेंटर, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर में चला आएगा, आ गया। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। क्लास नेम टेक्स्ट हाइफन वाइट, कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दीजिए, तो टेक्स्ट हाइफन 5XL मैंने कर दिया, और उसके बाद बोल्ड कर दीजिए, तो फ़ॉन्ट हाइफन बोल्ड कर दिया मैंने। हो गया बोल्ड। ठीक है, अब इसके नीचे फाइल अपलोड करने वाला इनपुट फील्ड और साथ ही साथ सेलेक्ट करने वाला वो बनाना होगा कि कौन सा फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, फॉर्म टैग को शुरू करके बंद कर लीजिए, और इसके अंदर इनपुट टैग को शुरू करके बंद करेंगे। नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा वीडियो। ओके, और इसमें टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा फाइल। इससे क्या होगा, फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो वीडियो कन्वर्टर है ना, तो ये तो डिफाइन करना होगा कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से वीडियो चूज़ करने का ऑप्शन मिले यूज़र को। अभी तो कोई भी फाइल सेलेक्ट हो जा रहा है, जिप फाइल भी और वीडियो फाइल भी। तो उसके लिए इनपुट एट्रीब्यूट में आप एक्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे और डिफाइन कर दोगे वीडियो/*। मतलब ये हुआ कि जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो सिर्फ वीडियो फाइल आपके सामने अपीयर होगा, वीडियो के अलावा कोई और फाइल चूज़ करने को नहीं बोलेगा। समझ गए? ठीक है, इसके बाद एक सेलेक्ट टैग को बनाइए जहाँ से हम ऑप्शंस को चूज़ कर पाएंगे कि किस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग मैंने शुरू किया, एक एक करके फॉर्मेट का नाम डिफाइन कर दीजिए कि किस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैंने राइट कर दिया MP4, वैल्यू में राइट कर दीजिएगा MP4। ओके, कॉपी पेस्ट कीजिए, जो भी फॉर्मेट आप चाहते हो एक एक करके डिफाइन कर दीजिए। मैंने राइट कर दिया 3GP, फिर मैं राइट कर देता हूँ MP3, और जो भी फॉर्मेट आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम बैकएंड का कोड ऐसे लिखेंगे ना जिससे जो फॉर्मेट भेजेंगे उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट राइट कर दीजिएगा 3GP और यहाँ पे इसका फॉर्मेट राइट कर दीजिएगा MP3। ओके, अच्छा दिख रहा है रन करने पे। अब एक सबमिट का बटन बनाइए, जिस पे सबमिट करने के बाद ना कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है ना, इसको हटा दीजिए यहाँ से और BG-ग्रे-100 कीजिएगा बैकग्राउंड कलर। अब इसको कार्ड का रूप दीजिए। ये जो डिव टैग है ना, इसमें क्लास नेम का वैल्यू सेट कर दीजिएगा कार्ड। इसके बाद BG-वाइट आ गया। इसमें कार्ड सेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कहीं और का क्लास वैल्यू मुझे याद था। इसको ठीक करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग दे दीजिए। P16 मैंने राइट कर दिया, ऐसा दिखा। टेक्स्ट वाइट मैंने दिया हुआ है ना, टेक्स्ट ब्लैक कर दीजिएगा। जो टेक्स्ट है ना उसका मतलब जो टाइटल है आपका वीडियो कन्वर्टर वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो ऐसा करते हैं, ये जो H1 है ना, इसमें मार्जिन बॉटम राइट कर देते हैं 4, कम है 8 डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, ऐसा दिखा। अब जो वाइट वाला डब्बा है ना, उसमें बॉर्डर रेडियस पास कर दीजिएगा, तो उसके लिए राउंडेड-LG मैंने डिफाइन कर दिया, तो कॉर्नर गोला हो जाएगा इसका। थोड़ा सा शैडो पास कर दीजिए, तो शैडो-LG हो गया, शैडो आ गया। ठीक है, अब ये जो बटन है ना सबमिट वाला और ये फॉर्म के अंदर ये सब कुछ है, इसको डेकोरेट करेंगे। तो आप ऐसा करो, ये जो फॉर्म है आप इसमें फ्लेक्स पास करो टेलविंड के शब्दों में। फ्लेक्स पास करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन में तीनों दिख रहा है। ठीक है, आप फ्लेक्स कॉल कर दो तो लाइन ब्रेक होकर दिखना शुरू हो जाएगा। काम नहीं कर रहा है तो सॉरी, स्पेलिंग गलत था। देखिए ब्रेक हो गया। ये दोनों एक लाइन में दिखाना है, तो इन दोनों को सेपरेट डिव से बंद कर दीजिएगा इस तरीके से। आ गया, ये दोनों एक लाइन में, और ये सबमिट बटन नीचे। थोड़ा सा सबमिट बटन को डेकोरेट कर लीजिए। तो क्लास नेम का इस्तेमाल करेंगे और BG-indigo-600 और पैडिंग दे दीजिए इसमें 8, काफ़ी बड़ा हो गया। PY4 PY6 PY2 3 कीजिए। राउंडेड SM थोड़ा सा गोला कर देंगे और फिर अंदर का जो टेक्स्ट है ना उसको वाइट कर देंगे, हो गया वाइट। और थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, तो टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए टेक्स्ट हाइफन मैंने एक्सेल पास किया। एक्सेल काफ़ी बड़ा है, LG कर दीजिए। ठीक है, कॉर्नर ज़्यादा गोला कीजिए, राउंडेड SM था ना उसको MT कर दीजिएगा। SM ही ठीक था। हाँ, गैप मेंटेन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो गैप-6, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, वर्टिकल स्पेसिंग मेंटेन हो जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, ये जो सबमिट बटन है ना, इसका विड्थ उतना ही रखिए जितनी आवश्यकता है। तो उसके लिए W-fit ये क्लास वैल्यू ऐड कीजिएगा, तो जितनी आवश्यकता होंगी उतना ही विड्थ अरेंज हो जाएगा। अब इसका जो पैडिंग है ना वो मेंटेन करेंगे। जैसे PY3 मैंने दिया हुआ यहाँ पे, तो PY2 कर दीजिए यानी कि टॉप बॉटम 2, और PX 8 कर दीजिए यानी कि लेफ़्ट राइट। ठीक है, अब इस इनपुट फील्ड को डेकोरेट कीजिए थोड़ा सा। इस इनपुट फील्ड में क्लास नेम का वैल्यू सेट कर दीजिएगा BG-slate-100 ऐसा दिखा। थोड़ा सा पैडिंग, तो P4 काफ़ी बड़ा हो गया, P2 P3, हाँ P3 ठीक है। राउंडेड-SM कर दीजिए। ओके, अब इसको सेलेक्ट टैग जो है ना उसको, तो क्लास नेम का वैल्यू BG-indigo-600 आ गया। इसमें भी वैसा ही पैडिंग देंगे जैसे हमने उसमें दिया है, तो P3 इनपुट जैसा पैडिंग। ओके, P4 ज़्यादा हो जा रहा है, P4 हो सकता है
P3 देने पे इसके साथ ये अरेंज नहीं हुआ, मतलब इसमें ज़्यादा पैडिंग वगैरह होगा, अंदर में कंटेंट है ना उसके अकॉर्डिंग ऐसी दिक्कत आ रही है आपको, तो नो प्रॉब्लम। हम इसका पैडिंग ठीक करते हैं। P4 में ज़्यादा हो जा रहा है, थोड़ा सा कॉर्नर ज़्यादा हो जा रहा है, तो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाइए। 24 पिक्सल कीजिए, 20 पिक्सल कीजिए। जब भी कस्टम पैडिंग देना होगा ना तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। उसके बाद 16 पिक्सल दीजिए, 16 नहीं 15। ओके, ऑलमोस्ट ठीक है। ये जो कलर है ना ये ठीक कीजिए, जो स्लेट वाला कलर है, तो BG स्लेट की जगह पे आप डिफाइन कर दो BG ग्रे, ग्रे 200। रहने देते हैं। इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको वाइट कर देते हैं, तो सेलेक्ट टैग में ना टेक्स्ट वाइट ये क्लास वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। आ गया। अब प्रोग्रेस बार को यहाँ पे डिज़ाइन कर देंगे इसी के ठीक नीचे। तो ऐसा करते हैं ना, ये जो फॉर्म है ना इसी के ठीक नीचे प्रोग्रेस बार को बनाते हैं। तो डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद, क्लास नेम का इस्तेमाल कीजिएगा और BG-ग्रे-200। थोड़ा सा हाइट, तो H8 आ गया, थोड़ा सा हाइट। अब इसको ऊपर से नीचे थोड़ा सा मूव कर लीजिए, तो MT8 तो ऊपर से नीचे मूव हो जाएगा। इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, तभी अच्छा दिखेगा आपका। तो ये वाइट वाला डब्बा है ना BG वाइट W/6/12। ओके, 6/12 का मतलब हो गया 50% विड्थ। ये फुल विड्थ में क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डिव होगा ना, चेक कीजिए कि इसका विड्थ क्या है। तो BG-red-500 कलर चेंज करेंगे तो पता चल जाए यहाँ तक है, लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ, यहाँ तक आना चाहिए था ना। तो ऐसा कर सकते हैं, जो इनपुट फील्ड है ना उसमें आप क्लास का वैल्यू flex-1 दे दो, तो जितनी आवश्यकता होंगी ना उतना विड्थ ये ले लेना चाहिए था। तो फ्लेक्स ग्रो कर दीजिए, तो शायद इससे नहीं ले रहा है, फ्लेक्स ग्रो 1। ओके, नो प्रॉब्लम। आप W फुल पास कर दो, और ये जो सेलेक्ट है ना इसमें भी W फुल पास कर दीजिए। ब्रेक होकर नीचे आ जा रहा है, पैडिंग की वजह से शायद वो दिक्कत हो रहा है। नो प्रॉब्लम, हम उसको ठीक कर लेते हैं। ये जो डिव टैग है ना, गलती हो गई मुझसे, मुझे वो देना ही नहीं चाहिए था। एक सिंपल सा अप्रोच है जिससे वो अगल बगल में दिख जाएगा। फ्लेक्स पास कर दीजिए, आ गया। अब ये जो विड्थ हमने दिया है ना, हटाइए थोड़ा सा इसको, और इसको भी हटाइए। जो पहला वाला इनपुट फील्ड है ना उसमें आप flex-1 पास कर दो। देखिए जितनी आवश्यकता होंगी ना, विड्थ जितना बचा होगा अपने आप ये अरेंज कर लेगा वो। ठीक है, ये बन गया। अब ये प्रोग्रेस बार के अंदर एक और डब्बा बनाइए जिसको हम एनिमेट करवाएंगे। तो डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद, क्लास नेम इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा। पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए, तो BG-green-600, और इसका विड्थ कुछ डिफाइन कीजिए। तो जैसे मैंने परसेंटेज में विड्थ डिफाइन कर दिया 50% ऐसे। ओके, इसका विड्थ तो फुल होगा, हाइट फुल करना होगा। हाइट फुल करेंगे ना तो जो मेन डब्बा है ना ग्रे वाला, उसका जितना हाइट होगा उतना ही हाइट इसका हो जाएगा। आ गया। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कीजिए, 400 कीजिए तो या 500। ठीक है, 500। तो जैसे जैसे वीडियो आपका सर्वर पे कन्वर्ट होगा, सर्वर कन्वर्ट करेगा, वैसे वैसे हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब इसके नीचे लिख देते हैं कुछ। ठीक है, तो लेबल टैग शुरू, लेबल टैग बंद। इसके अंदर परसेंटेज वगैरह को लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे राइट कर दीजिए। प्रोग्रेस 60%। अभी ये स्टैटिक है, थोड़ी देर बाद डायनेमिक आएगा जब हम सर्वर का कोड लिखेंगे। ये जो लेबल है ना थोड़ा सा इसको ठीक कर दीजिए। टेक्स्ट-जिंक-600 ये कलर दे दिया मैंने, और फॉन्ट-सेमी बोल्ड। ओके, थोड़ा सा ऊपर से नीचे मूव कर सकते हैं इसको आप, या ठीक है रहने देते हैं। ओके, सो शुरुआत करते हैं सर्वर की कोडिंग। ये था आपका फ्रंट एंड तैयार हो गया, लेकिन एटलीस्ट जो फाइल सेलेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे,
जो फाइल सेलेक्ट हो रहा है और जो फॉर्मेट सेलेक्ट हो रहा है ना, उसको हमें तैयार कर लेना चाहिए ताकि सबमिट करने पे ना हम उसको भेज सके सर्वर पे। सर्वर पे जाएगा तभी तो वो सर्वर उसको कन्वर्ट करेगा। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। पहला तरीका होगा कि हम स्टेट हैंडल करें, ठीक है। दूसरा तरीका होगा कि हम फॉर्म डेटा की सहायता से इन सब चीज़ों को कर ले, ठीक है। फॉर्म डेटा से ना ये काम आपका आसान हो जाएगा, ज़्यादा हैवी नहीं होगा फ्रंट एंड का कोड, और आप समझ भी पाओगे अगर आप जावास्क्रिप्ट से रिलेट करते हो तो, क्योंकि दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए मैं फॉर्म डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टेट नहीं हैंडल कर रहा हूँ इसके लिए। तो ये जो फॉर्म है ना, आप इसमें ऑन सबमिट इवेंट का इस्तेमाल करो और कोई फंक्शन कॉल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ऑन सबमिट के नाम से फंक्शन कॉल कर लिया। तो जब भी आपको परेशानी हो कि फंक्शन का नाम क्या देना चाहिए, तो जो इवेंट का नाम होगा उसी पे फंक्शन का नाम डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ऑन सबमिट के नाम से फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इस रिटर्न के पहले ऑन सबमिट फंक्शन को बनाइए, यहाँ पे इवेंट को रिसीव कर लीजिए। ओके, देखिएगा क्या होगा। मैंने अलॉट पास किया, तो जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, ओके करने पे पेज रिलोड हो जाएगा। तो रिलोड होने से रोकना है आपको उसको। तो रिलोड होने से रोकने के लिए ना प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इवेंट के लिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करेंगे ना, तो फॉर्म सबमिट होते ही आपका पेज रिलोड नहीं होगा। अब ये कांस्टेंट प्रिपेयर कीजिए फॉर्म डेटा के नाम से, और न्यू फॉर्म डेटा जावास्क्रिप्ट में क्लास है ना, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे और इसमें आप फॉर्म टैग को दे दो। तो e.target, तो इवेंट किस में लगा हुआ है, फॉर्म टैग में। तो ऐसा करने से यहाँ पे फॉर्म टैग आएगा और फॉर्म डेटा में फॉर्म का सारा डेटा चला जाएगा सबमिट होने के बाद, समझे। बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉर्म डेटा में चला जाएगा। ओके, आप कंसोल करो फॉर्म डेटा और इनको रिक्वायर्ड कर दीजिएगा इनपुट फील्ड को, ऐसे सेलेक्ट को भी, ताकि बिना डेटा सेलेक्ट किए हुए नहीं जाए। और हाँ, सेलेक्ट में नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू छूटा हुआ है, तो सेलेक्ट में नेम का वैल्यू सेट कर दीजिएगा फॉर्मेट, और इनपुट में नेम का वैल्यू सेट है वीडियो। अब देखते हैं फॉर्म डेटा से डेटा मिलता है कि नहीं। जहाँ भी वीडियोज़ हो वहाँ जाइए, एक वीडियो चूज़ कर लीजिए। यहाँ तो फॉर्मेट सेलेक्ट है, मैंने सबमिट किया, फॉर्म डेटा इंस्टेंस आया। अब इसके अंदर से डेटा रीड करके दिखाता हूँ। तो फॉर्म डेटा के अंदर से गेट फंक्शन कॉल कीजिएगा, और एक गेट ऑल भी दिख रहा है मुझे लगता है गेट ऑल से ना सारा का सारा डेटा एक बार में मिल जाएगा आपको। सो मैंने सबमिट किया, ऑलरेडी फाइल सेलेक्टेड था। सॉरी, आप गेट का इस्तेमाल करो और नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू पास कर दो। तो जो पहला फील्ड है उसमें नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, वीडियो। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, जो वीडियो सेलेक्ट हुआ होगा वो, मतलब इस इनपुट फील्ड का डेटा मिल जाएगा जिसमें नेम का वैल्यू वीडियो होगा। फिर वापस कंसोल का मैंने इस्तेमाल किया, फॉर्मेट, मतलब अगला जो इनपुट फील्ड है ना या सेलेक्ट फील्ड है, उसमें नेम का वैल्यू क्या है वो यहाँ देंगे। तो दोनों का डेटा ऐसा करने से एक एक करके आपको मिल जाएगा। तो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, फॉर्मेट 3GP सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कीजिए। ध्यान दीजिए ये फाइल मिला आपको, है ना, ये फाइल मिल गया और ये फॉर्मेट मिल गया। मुझे फाइल का नेम और साइज प्रेजेंट करना यहाँ पे इसके ऊपर, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे तो स्टेट हैंडल करना होगा ना आपको। यहाँ पे बिना स्टेट हैंडल किए हुए आप नहीं कर सकते हो इस चीज़ को। तो ऐसा करते हैं, ये जो प्रोग्रेस बार है ना, ये प्रोग्रेस बार, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे लेबल टैग को शुरू करके बंद कर दीजिए। और मैंने ऐसे ही राइट कर दिया इंट्रो टू HTML, इसको मैं ठीक करूँगा अभी। सॉरी, ये मैंने प्रोग्रेस के अंदर डाल दिया, इसका डिज़ाइन ही ख़राब हो जाएगा ऐसा करेंगे तो। इसके ऊपर बनाइए, फॉर्म के ठीक ऊपर डिव टैग शुरू बंद। ओके, कॉपी पेस्ट, ऐसा दिख रहा है, अगल बगल में दिखना चाहिए दोनों। क्लास नेम फ्लेक्स और उसके बाद जस्टिफाई हाइफन बिटवीन, एक लेफ्ट एक राइट आ गया। यहाँ काफ़ी जगह है, इसके नीचे हमने ये वाला डिव है ना मार्जिन टॉप दिया हुआ, इसको हटाइए। अब ऊपर वाला जो डिव है ना, आप इसी में मार्जिन टॉप बॉटम मेंटेन कर लो। 8 काफ़ी ज़्यादा है, 4,
MP3 सही है। अब यहाँ पे फाइल का साइज़ दिखाना है और यहाँ पे आपको फाइल का नेम दिखाना है। ये कैसे होगा, इसके लिए स्टेट हैंडल करना होगा। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। हो गया। स्टेट क्यों हैंडल करते हैं? ताकि लाइव किसी डेटा को प्रेजेंट कर सके। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही सबमिट हो ऑटोमेटिक उसी वक्त बिना पेज रिलोड किए हुए मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाए। तो जो भी डेटा मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ ना उसको उसके लिए स्टेट हैंडल करूँगा, मतलब उसको लोकली स्टोर करूँगा। जो कंपोनेंट खुला हुआ है ना उसी में, उसी को कहा जाता है स्टेट। तो यहाँ पे मैं फाइल और सेट फाइल इस नाम से एक स्टेट हैंडल करता हूँ। यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब उस हुक को फंक्शन के रूप में कॉल कीजिए और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिएगा नल। ठीक है। अब जैसे ही फाइल अपलोड होगा ना, फाइल सेलेक्ट होगा, इस फाइल में डेटा अपडेट कर देंगे सेट फाइल की सहायता से। तो ये रहा फाइल की इन्फॉर्मेशन। जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आप ऐसा करो, सेट फाइल फंक्शन को कॉल करो और फॉर्म डेटा के अंदर से फाइल को रीड करके आप इसमें डाल दो। ओके। तो अब क्या होगा, ये जो फाइल है ना इसमें आपका जो सेलेक्टेड फाइल होगा वीडियो फाइल वो आ जाएगा। अब इसी फाइल के अंदर से आप यहाँ पे रीड कर लेना, यहाँ पे लेबल के वैल्यू में। ठीक है। तो ऐसे रीड मत कीजिएगा, इसके लिए कंडीशन चेक कर लीजिए कि क्या फाइल है, क्या फाइल है पहले से। मतलब फाइल में तो डेटा तब आएगा जब आप सबमिट करोगे, लेकिन आपने पेज रिलोड किया तो फाइल में तो डेटा है नहीं। तो चेक कर लेंगे कि क्या फाइल में डेटा है, तभी उस केस में हम इस डिव को यानी कि इस यूजर इंटरफेस वाले को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी देखिए अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ना फाइल और फॉर्मेट चूज़ करके आप सबमिट करोगे वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम चाहिए, यहाँ पे साइज़ चाहिए, तो रीड कीजिए। JSX का इस्तेमाल करेंगे, फाइल के अंदर से नेम को रीड कर लेंगे तो फाइल का नेम मिल जाएगा, आ गया। उसके बाद यहाँ पे साइज़, तो फाइल के अंदर से साइज़ को रीड कर लीजिएगा, आ गया फाइल का साइज़। लेकिन ये बाइट में है, इसको कन्वर्ट कीजिए MB में। तो डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ऐसा करने से बाइट KB में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ऐसा करने से बाइट जो है वो MB में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मुझे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो आप इसको भी ब्रैकेट से बंद करो और लास्ट में टू फिक्स्ड फंक्शन को कॉल कर लीजिएगा और पास कर दीजिएगा 1, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट दिखेगा। 2 दीजिएगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखेगा। आया एक डिजिट आया। अब यहाँ पे राइट कर दीजिए MB, तो लगेगा कि इतने MB का फाइल है और ये आपके फाइल का नेम है। ओके। मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जो फाइल का नेम सेलेक्ट होगा ना वो कैपिटलाइज मोड में दिखेगा, यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा। ठीक है, कैपिटलाइज, और फॉन्ट सेमी बोल्ड, थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा। ये मैंने पास कर दिया। कैपिटलाइज का स्पेलिंग ठीक कर दीजिए। इसको कलर चेंज कर दीजिएगा इस लेवल का। तो टेक्स्ट हाइफन जिंक हाइफन 600। ये पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस ना, ये पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस हम तब दिखाएंगे जब सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी जो यूजर इंटरफेस है ना प्रोग्रेस वाला, यहाँ से हटाइए। ठीक है, हटा हुआ यहाँ से। आप क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम है ना, दोनों का एक मेन सेपरेट कंटेनर नहीं है। तो आप क्या करोगे, फ्रेगमेंट को शुरू कीजिएगा, पता होगा अगर आप रिएक्ट जानते हो तो, और बंद कर दीजिएगा। तो अब क्या होगा, फाइल होगा तभी ये यूजर इंटरफेस लोड होगा। रिलोड कीजिए एक बार। मैंने फाइल को चूज़ किया, सबमिट, देखिए फाइल आ गया, तब जाकर ये दिखना शुरू हुआ। ठीक है, अब इसको और बेहतर करेंगे लेकिन जब सर्वर का कोड होगा। वैसे बाय द वे ये कंप्लीट हो गया आपका। थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव कर दीजिए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 2 मिनट में सही हो जाएगा ये इसका रेस्पॉन्सिव। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए आप क्या करना,
इसका जो विड्थ है ना, ये जो डिव है इसका विड्थ W6 है ना, आप डिफाइन करो कि ये सिर्फ डेस्कटॉप पे लागू होगा। तो डेस्कटॉप पे W6 विड्थ है, लेकिन फ़ोन पे जाते ही देखिए ये फुल विड्थ में हो गया। ठीक है, अब हाइट हटा दीजिए। ये जो हमने दिया था ना MD स्क्रीन, इसको MD में कन्वर्ट कर दी, मतलब ये सिर्फ डेस्कटॉप पे काम करेगा। देखिए फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट ठीक है। थोड़ा सा हम पैडिंग दे सकते हैं अगर हम चाहे तो, इसमें दे सकते हैं। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि डेस्कटॉप पे पैडिंग होगा 0 और फ़ोन पे पैडिंग हो जाएगा 8। अब इसका विड्थ जो मेंटेन किया गया है ना, इसकी वजह से ऐसी इशूज आ रही है कि यहाँ पे पैडिंग नहीं दिख रहा है आपको। तो नो प्रॉब्लम, आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, इसको आप डेस्कटॉप पे लगाओ। ऐसा दिख रहा है। अब इसको रेस्पॉन्सिव करते देखिए, ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन हल्का फुल्का कर लेंगे। ये जो विड्थ है ना इसका W612, आप इसके पहले MD लगा दो ताकि ये सिर्फ डेस्कटॉप पे काम करे, फ़ोन पे काम ना करे। और हाइट है काफ़ी ज़्यादा, है ना, तो इस हाइट को कम कीजिए। तो H स्क्रीन हमने दिया हुआ है ना मेन कंटेनर में, MD लगा दीजिए तो ये सिर्फ आपके डेस्कटॉप पे काम करेगा। तो थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिव हो ही गया है, जिससे फ़ोन पे ऑपरेट किया जा सकता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं सर्वर की कोडिंग राइट करना। कट कीजिए इन सब चीज़ों को, वापस आएंगे हम इसमें। ये जो वीडियो कन्वर्टर है ना, इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। फ़ोल्डर का नाम डिफाइन कर दीजिएगा सर्वर। ठीक है, अब इसके अंदर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोड राइट करने के लिए नोड का कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे। राइट क्लिक करके इसके लिए टर्मिनल खोल लीजिएगा। सर्वर फोल्डर के लिए सबसे पहले npm को इनिशियलाइज़ कीजिए ऐसे। तो ऐसा करने से पैकेज.json क्रिएट हो जाएगा। अब आप जो भी इसके अंदर इंस्टॉल करोगे ना, उसकी जानकारी ये होल्ड करेगा कि क्या क्या पैकेज और डिपेंडेंसी आपने इंस्टॉल किया है। तो इसी फोल्डर के अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लीजिए। एक्सप्रेस क्या है, Node.js में REST APIs बिल्ड करने का तरीका है एक्सप्रेस, इसलिए हमने इसको इंस्टॉल किया। पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं सर्वर रन करता है कि नहीं, उसके बाद आगे कुछ काम करेंगे। सर्वर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने फ़ाइल का नाम डिफाइन कर दिया index.js। इसमें सर्वर क्रिएट करने की कोडिंग राइट करेंगे। तो मैं ES6 इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, कॉमन JS इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने एक्सप्रेस के नाम से कॉन्स्टेंट प्रिपेयर किया और रिक्वायर्ड फंक्शन एक्सप्रेस, एक कांस्टेंट बनाइए ऐप के नाम से, एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट कीजिए। ठीक है, अब इसके लिए इस ऐप के लिए लिसन फंक्शन को कॉल कीजिएगा और पोर्ट का सेटअप कर दीजिएगा। तो मैंने इसका पोर्ट सेटअप कर दिया 3001। तो 3000 पे आपका रिएक्ट चल रहा है और 3001 पे ये चलेगा। ऐप के अंदर से गेट फंक्शन कॉल कीजिए, और नहीं पोस्ट कॉल कर लेते हैं, बना लेते हैं डायरेक्टली जो काम करना है हमें। तो सर्वर स्लैश कन्वर्ट, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। मतलब स्लैश कन्वर्ट का रिक्वेस्ट करेंगे ना, तब जाकर वीडियो कन्वर्ट होना शुरू होगा। ऐसा एंड पॉइंट हमने रेडी किया। रिक्वेस्ट को रिसीव कर लीजिए, रेस्पॉन्स को रिसीव कर लीजिए। ये रहा एरो फंक्शन। टेस्टिंग पर्पस के लिए रेस्पॉन्स के अंदर से सेंड फंक्शन को कॉल कीजिए और पास कर दीजिए सक्सेस। सर्वर को टेस्ट करते हैं पहले। तो सर्वर वाला फोल्डर खुला हुआ होना चाहिए, है ना, खुला हुआ। सर्वर को और अलग कंपाइल करेंगे, रिएक्ट को अलग। रिएक्ट ऑलरेडी कंपाइल्ड है npm स्टार्ट राइट करके। सर्वर कंपाइल करने के लिए एक पैकेज इंस्टॉल कर लीजिएगा, npm इंस्टॉल -g nodemon, ऐसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा एक बार, बस एक ही बार इंस्टॉल करना है। इसके बाद भविष्य में इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करना है। हो गया इंस्टॉल। अब कंपाइल करने के लिए राइट कीजिएगा सीधे nodemon। हो गया। अब टेस्टिंग कर लेते हैं। तो API टेस्ट करने के लिए आपको API टेस्टिंग टूल की आवश्यकता होगी। तो या तो आप VS कोड का इस्तेमाल कर लो, उसी से भी टेस्ट हो जाएगा, या आप चाहो तो पोस्टमैन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो VS कोड में अगर आपके पास एक्सटेंसन है तो उसी का यूज़ आप कर सकते हो। अभी मैंने पोस्टमैन ओपन किया। पोस्टमैन अगर आपको यूज़ करना है ना तो डाउनलोड कर लीजिएगा, सर्च करके डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे http://localhost, पोर्ट क्या है 3001, स्लैश एंड पॉइंट का नाम क्या है कन्वर्ट, है ना। तो पोस्ट रिक्वेस्ट इसका कीजिए, सेंड पे क्लिक कीजिए। आया नहीं, कुछ इशू होगा।
लोकल होस्ट 3001 कन्वर्ट एरर app.listen 3001 ओके, कन्वर्ट का स्पेलिंग गलत था, ठीक कर लीजिए, अब सेंड कीजिए। आ गया सक्सेस, मतलब एपीआई कॉन्फ़िगर्ड हो गया। ओके, अब इस एपीआई का हम अपने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है उससे इसका रिक्वेस्ट करेंगे और एक खास सेटअप करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये रिस्पॉन्स तो पोस्टमैन से आ गया, लेकिन रिएक्ट से भी ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना। तो चलिए रिएक्ट वाले एप्लीकेशन के अंदर ये रहा यूआई, ये है रिएक्ट एप्लीकेशन, ये है इसका कंपाइल। तो इसको स्प्लिट कीजिए और एक्सयूएस का इस्तेमाल कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिएगा एक्सयूएस, ताकि हम HTTP रिक्वेस्ट कर सके अपने सर्वर से। हो गया, एक्सयूएस इंस्टॉल हो गया। अब UI के अंदर जाइएगा, app.js में कोड है, फॉर्म सबमिट होने पे हमें HTTP रिक्वेस्ट करना है। तो एक्सयूएस को इंपोर्ट कर लीजिए, ऐसे फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है आपका। ये रहा, फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद कोई कोड एग्जीक्यूट करना है ना, तो यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइल्स वगैरह का डेटा मिल चुका है। ठीक है, तो एक्सयूएस के अंदर से पोस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे एंड पॉइंट को डिफाइन कर देंगे, लेकिन URL के साथ डिफाइन करना पड़ रहा है। इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने इस API से रिक्वेस्ट किया, कन्वर्ट वाले से पोस्ट रिक्वेस्ट, इसमें ये डेटा भेज दीजिए जरा, जो फॉर्म का डेटा है वो। तो फॉर्म का पूरा डेटा इसमें था, इसको मैंने इसमें भेज दिया। इसको किसी कॉन्स्टेंट में रखिए, जैसे मैंने रिस्पॉन्स के नाम से कांस्टेंट बनाया और इसमें मैंने इसको रखा। थोड़ी देर का वेट कीजिए, क्योंकि एपीआई से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो टाइम लगेगा इसमें रिस्पॉन्स आने में। टेस्टिंग पर्पस के लिए रिस्पॉन्स को रीड कीजिए, और जब भी एक्सयूएस से रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो रिस्पॉन्स के अंदर डेटा ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर से डेटा मिलता है आपको। तो या तो आप रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिख लो, नहीं तो यहीं पर डीस्ट्रक्चर कर लो आप डेटा को, तो डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा आपको। अब आप सीधे डेटा को कंसोल कीजिएगा। अवेट है ना, तो इसका मतलब फंक्शन के पहले ऑशिंग कीवर्ड लगाना होगा। ठीक है, टेस्टिंग कीजिए। अब तो रिएक्ट से ही टेस्ट हो जाएगा, बस आपको फाइल अपलोड करना है यहाँ से, ये वाला सबमिट कीजिए। शायद कुछ एरर है, पोर्ट चेक कर लेते हैं। HTTP लोकल होस्ट 3001 पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म डेटा। थोड़ी देर के लिए फॉर्म डेटा नहीं भेजते हैं, समझेंगे आगे, पहले ऐसे ही टेस्ट करते हैं। यहाँ से चूज कीजिए, काफ़ी बड़ा डेटा है, वो रिक्वेस्ट जा रहा था, बहुत बड़ा वीडियो था ना, इसलिए। क्या एरर है? कोर्स एरर होगा शायद, हाँ, कोर्स ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो आप बता कर देखो कि ये इसी का सर्वर है, रिएक्ट का ही सर्वर है। दूसरा, आप कोर्स अलाउ कर दो वहाँ से। तो सर्वर में जाइए, सर्वर का टर्मिनल कौन है? ये है, ये वाला। इसको स्प्लिट कीजिए ताकि इसी में कुछ इंस्टॉल कर सके। तो npm इंस्टॉल कोर्स, तो ऐसा करने से कोर्स पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा Node.js में। और फिर आप index.js में, जिसमें आपने सर्वर क्रिएट किया है ना, यहाँ पे कोर्स को रिक्वायर कर लो, ताकि आप, कोर्स क्या होता है, आप अलाउ करना चाहते हो किसी फ्रंट एंड वेबसाइट को कि आप हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, यही होता है कोर्स। तो पोस्ट रिक्वेस्ट करने से पहले ऐप के अंदर से यूज फंक्शन कॉल करेंगे और कोर्स को कॉल कर लेंगे, तो अब इसका रिक्वेस्ट हो पाएगा। ठीक है, टेस्टिंग कर लीजिए। यहाँ से एक छोटा सा फाइल चूज़ कीजिए, अभी छोटा फाइल ही चूज़ कीजिएगा, सबमिट कीजिए। देखिए आ गया सक्सेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा फुल डोमेन लिखना पड़ रहा है, हमें पूरा URL लिखना पड़ रहा है HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए। तो दो सॉल्यूशन है, एक तो एक्सयूएस सॉल्यूशन देता है, दूसरा अगर आपके रिएक्ट के लिए यही सर्वर होने वाला है ना, मतलब आपके पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए यही एक सर्वर होगा, तो आप प्रॉक्सी का सेटअप कर सकते हो। कैसे? UI के अंदर, मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर जो पैकेज.json होगा ना, इसी में सबसे नीचे डेव डिपेंडेंसी के ठीक बाद राइट कीजिएगा प्रॉक्सी ऐसे, और इसमें आप अपने डोमेन को डिफाइन कर दोगे। प्रोडक्शन वर्ल्ड में ये क्या होगा? ये env फाइल के अंदर जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो http://localhost 3001 आपका API का सर्वर कौन है, उसका डोमेन यहाँ दे दीजिएगा। समझ गए?
ठीक है, 3001 पे API सर्वर चल रहा है ना, इसलिए मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब आप आ जाओ app.js में, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे /convert लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सारा का सारा रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, सर्वर पे। सिर्फ एंड पॉइंट का नाम देना है आपको, ठीक है। एक बार सबको चेक कर लीजिएगा, कोई कंपाइलेशन इशू नहीं होना चाहिए। मैंने रिलोड किया, वैसे रिलोड करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सबमिट, ओके। अभी क्या इशू है, $404 नॉट फाउंड का इशू आ रहा है। ठीक है, एक बार रिकम्पाइल कीजिए। प्रॉक्सी का सेटअप किया है ना हमने, तो इसको रिकम्पाइल कीजिएगा रिएक्ट वाले एप्लीकेशन को, तो कट कर लीजिए, राइट कीजिएगा npm स्टार्ट, वेट करेंगे। अब ट्राई करते हैं UI लोड होने के बाद। देखिए आ गया सक्सेस। तो डायरेक्ट हमने एंड पॉइंट का रिक्वेस्ट किया है ना। प्रॉक्सी सेटअप करने से ये फ़ायदा होता है। अब आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को पता है कि उसका सर्वर कौन है, इसलिए सेटअप करते हैं, और भी काम होते प्रॉक्सी का, ठीक है। तो सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रहा है। अब समझते हैं कि सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते वक्त हमारा वीडियो फाइल कैसे जाएगा और ये डेटा कैसे जाएगा। एक तो पोस्ट रिक्वेस्ट करते वक्त आप सीधे फॉर्म डेटा को भेजो ऐसे, तो जो भी फॉर्म डेटा में डेटा है, मतलब फाइल है और फॉर्मेट है, वो सीधे आपके सर्वर पे जाएगा, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट रिसीव होगा नहीं, आपको उसको रिसीव करना होगा। उसके लिए सेटअप करना होगा सर्वर में। डायरेक्टली फॉर्म डेटा रिसीव नहीं होता है, क्योंकि फॉर्म डेटा में एक कंटेंट टाइप फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं multipart/form-data। ये तो इसको अलाउ करना होगा, इसके लिए सेटअप करना होगा, ताकि इस प्रकार का डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है ना, तो आपका जो सर्वर है उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है।